हम जो है एडीओ से संबंधित आज सेकेंड क्लास पर बात करेंगे। एडीईयू और हमारा जो पहला क्लास था आजीविका पर आधारित था, लेवलीहुड। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो क्लास जरूर आप जो है ज्वाइन करिए, डेमो क्लास। आज हम मुख्य रूप से क्लास 2 पर बात करेंगे। हम भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका पर डिस्कस कर रहे थे। भारतीय कृषि, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, रोल क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका का, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, जितने भी हम फैक्ट पर बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारतीय कृषि को समझने का प्रयास किया था। हमने ये जाना था कि 121.02 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ जनसंख्या भारत में जो रहती है, इसका 58% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में। और इनकी जो डिपेंडेंसी है, इनकी जो निर्भरता है, वह प्राइमरी सेक्टर में है। कहां पर है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। ये जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार लगभग 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, लगभग 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन योगदान प्राइमरी सेक्टर का है। और प्राइमरी सेक्टर में लोग रोजगार के लिए आश्रित हैं 58%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 16%, यानी 2 गुना कम है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हमको ऊपर उठाना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक ले जाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस क्षेत्र पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबद्ध क्षेत्र कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जिसमें कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्री, पशुपालन, मत्स्यन, खनन और उत्खनन शामिल होते हैं। उसी प्रकार से जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, जिसमें उत्पादन से संबंधित जो फैक्टर हैं या सेक्टर है, जैसे कि निर्माण और विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति शामिल है। और सर्विस सेक्टर में आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, है ना, बीमा, बैंकिंग, ये सभी मूल रूप से सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। भारत में हम गांवों का देश कहते हैं इसे, और 58% जनसंख्या भारत में गांव में निवास करती है। अभी तो 140 के पार, 140 करोड़ से पार हो गया है, लेकिन 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार लगभग 58% जनसंख्या अभी भी गांव में निवास कर रही है, और उनको प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी है। और इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है केवल 16.7% है, यानी कि काफी कम है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसमें जो वर्क फोर्स है, कार्यबल जिसे हम कहते हैं, तो कार्यबल 58% में कार्यबल हम किसे कहते हैं? जो वास्तव में कार्य में लगे हुए लोग हैं, ठीक है। तो 2023-24 के अकॉर्डिंग लगभग इसी कंट्रीब्यूशन पर जो है कंपटीशन काफी अधिक है। अब इसको हम 100% मान के चलें तो 100% में हम देखें
तो 2023-24 में महिला श्रमिकों की संख्या जो है लगभग 64% है, 64.4%। तो इस प्रकार से डिपेंडेंसी बहुत अधिक है। कहां पर? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी अधिक है। दूसरी बात ये, अगर हम भारतीय कृषि में 3 प्रकार की कृषि व्यवस्था के विषय में बात किए थे लास्ट क्लास में, खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद फसल। खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद फसल, ये 3 प्रमुख फसलें होती हैं जिसमें अनाज, दलहन और तिलहन 3 प्रकार के प्रमुख उत्पादन फसल के रूप में होता है। अगर हम खरीफ उत्पादन की बात करें, ठीक है, अगर हम भारतीय कृषि में खरीफ उत्पादन की बात करें, खरीफ फसलों की बात करें, तो 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार 1647 लाख मीट्रिक टन, तो इसको हम LMT भी कह देते हैं। तो 1647 लाख मीट्रिक टन खरीफ उत्पादन हमको देखने को मिल रहा है। कहां पर? खरीफ फसल में, भारतीय कृषि के अंतर्गत। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखेंगे, खरीफ फसल के अलावा अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर से नहीं हो रहा है। इसमें मूल रूप से हम देखें तो फिशरीज यानी मत्स्यन और पशुपालन, तो इसमें जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर में जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मत्स्य पालन, फिशरीज से जा रहा है, और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से जा रहा है। मत्स्यन और फिशरीज से मत्स्यन यानी फिशरीज और पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री से जा रहा है। इसके अलावा खरीफ फसल के उत्पादन को हम देखें तो 1647 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसल हमें 2024-25 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट चाहती है कि जो 58% डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर में है, जो रोजगार के लिए आश्रित हैं, हम उनको किस प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में लाएं या उनको रोजगार मुहैया कराएं। इसके लिए गवर्नमेंट ये कहती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट क्या कह रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो करने के लिए पहला काम कर सकते हैं एमएसपी में ग्रोथ करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम बढ़ा देंगे, पहले 59% हमने ग्रोथ किया, फिर 77% ग्रोथ किया, 89% ग्रोथ किया, अब 98% हम ग्रोथ करने का सोच रहे हैं। तो इस तरह से हम एमएसपी को, किसानों को एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, और एमएसपी के माध्यम से हम इनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास करेंगे। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, और इस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं ई नाम प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ई नाम प्लेटफॉर्म क्या करता है, एक प्रकार के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल आप कह सकते हो, जहां किसान और व्यापारी एक ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्ट होते हैं, और ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्ट होकर के जो भी उत्पादन होगा, फसल का उत्पादन होगा, उसका ये विक्रय कर सकेंगे। व्यापारी किसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसानों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और किसानों से कनेक्ट होकर के वो विपणन कर सकते हैं, या जो भी जो एग्रीकल्चर से संबद्ध उत्पादन है उसको खरीद सकते हैं, और इसमें किसानों को लाभ होगा, और किसानों के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है ई नाम पोर्टल के माध्यम से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 2024 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 1.78 करोड़ किसान,
1.78 करोड़ किसान, 1.78 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और 80 करोड़ लाभार्थी हैं। ठीक है, 80 करोड़ लाभार्थी हैं जो कि इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो जनता है, आप कह सकते हो जनता है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और किसान और व्यापारी इस संबंध में अगर बात करें तो 1.78 करोड़ लोग इससे अभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट और क्या कर सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करने के लिए? तो इन्होंने केसीसी लॉन्च किया, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है लगभग 7.75 करोड़ जो किसान हैं वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को निःशुल्क या फिर यूं कह सकते हैं बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है। अल्पकालिक जो ऋण है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, मिड टर्म लोन होता है और लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो कोऑपरेटिव संस्थाओं के द्वारा या बैंकों के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें लगभग 7.75 करोड़ लोग इस किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग अभी 2024 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग लाभ ले रहे हैं। एक और योजना गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार का आगजनी हो गया या प्राकृतिक दुर्घटना हो गया, वहां पर अगर फसल बर्बाद हो जाए, ओले वगैरह पड़ गए है ना, तो फसल अगर बर्बाद हो जाता है तो अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान अगर इसका लाभ उठा रहे हैं, अभी कंडीशन में हम देखें तो लगभग 4 करोड़ किसान हैं। देयर आर 4 करोड़ फार्मर्स। तो 4 करोड़ किसान, लगभग 4 करोड़ किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अभी वर्तमान में लाभ उठा रहे हैं। और इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत उनको एक बीमा मिलता है जिसके माध्यम से वह जो है अधिक से अधिक निश्चिंत होकर के अपने फसल की पैदावार पर ध्यान दे सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना लाया गया जिसमें पीडीएस के माध्यम से लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 80 करोड़ जनसंख्या इससे लाभ ले रही है। या फिर यूं कह सकते हो, एक योजना आप ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भारत में लगभग 80 करोड़ जनसंख्या है जो इसका लाभ अभी उठा रही है। मतलब सोचो, 121 करोड़ जनसंख्या अगर देखें तो उसमें 80 करोड़ जनसंख्या महागरीब की स्थिति में है और उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अभी इसका लाभ दिया जा रहा है। मतलब सोचिए, मतलब देश की स्थिति क्या से क्या हो गई है। तो इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके से प्रयास करने का काम कर रही है। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे भारतीय कृषि में किस प्रकार से रिवॉल्यूशन हुआ। हम मूल रूप से 2 रिवॉल्यूशन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। पहला रिवॉल्यूशन था ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 का। दूसरा जो रिवॉल्यूशन है वह है व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे हम दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है इसको आप लोग ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा ऐसा मान के चलो। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के संबंध में ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति क्या है? अगर ऐसा प्रश्न पूछता है आपसे तो आप कहेंगे हरित क्रांति कृषि का वह चरण है, ठीक है,
एग्रीकल्चर का वह स्टेज है जहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हम फसल की उत्पादकता में, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग हरित क्रांति के संबंध में समझते हैं कि हरित क्रांति एक स्टेज है, एक स्टेप है। कौन सा स्टेप? एग्रीकल्चरल स्टेप है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हम फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत में ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में आया था। कब आया था? 1966 में। एम.एस. स्वामीनाथन और बॉरलॉग जो है इंटरनेशनल स्तर पर, और एम.एस. स्वामीनाथन भारत के स्तर पर। कौन थे, क्या थे, उस पर मैं बहुत डिटेल में बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि हरित क्रांति वास्तव में क्या है। समझिएगा, हरित क्रांति के विषय में थोड़ा समझिए। हरित क्रांति में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, की कंपोनेंट्स यानी मुख्य घटक, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इसको हमको जानना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ संबंधित मुख्य घटक में सबसे पहला जो घटक है वह है HYV। इसे हम हाई यील्डिंग वेराइटी कहते हैं। क्या कहेंगे? हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी, इसे हम उन्नत बीज कहते हैं। उन्नत बीज। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक। दूसरा क्या है? रासायनिक उर्वरक। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीसरा जो मुख्य घटक होगा, तीसरा मुख्य घटक है इरिगेशन सिस्टम, जिसे हम सिंचाई तंत्र कहते हैं। इरिगेशन सिस्टम अर्थात सिंचाई तंत्र। सिंचाई तंत्र के पश्चात चौथे क्रम पर हम एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन को देख सकते हैं। एग्रो मैकेनाइजेशन, इसे हम कृषि यंत्रीकरण कह सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण। इसके बाद देखिए, पांचवें क्रम पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की फैक्टर है वह है अनुसंधान या कृषि अनुसंधान आप कह सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसे हम कहते हैं कृषि अनुसंधान। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। सब लोग जान रहे हैं एम.एस. स्वामीनाथन 1966, सबको पता है, लेकिन जो चीज नहीं पता है वो आपको जानना है। हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चरल स्टेज है, एक चरण है जिसमें हम वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से फसल के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, साथ ही साथ उसके गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, बीमारियों को कैसे दूर करें और बीजों में कैसे उन्नत किस्म के बीज प्राप्त करें, इस पर रिसर्च करने का काम कब किया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया गया। ठीक है, तो इसका एक स्टेज था। हरित क्रांति क्या था? एक स्टेज था जहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से फसल उत्पादन पर फोकस किया गया। भारत में यह चरण कब देखने को मिला? 1966 में देखने को मिला।
जो हरित क्रांति है इसका मुख्य घटक अगर हम देखें, सबसे पहला है उन्नत बीजें, जिसको हम हाइब्रिड बीजें या संकरित बीज कहते हैं। तो उन्नत बीजें सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे क्रम पर हम देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना, इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई तंत्र व्यवस्था का सुचारू ढंग से उपयोग करना, एग्रो मैकेनाइजेशन यानी कृषि यंत्रीकरण, एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कृषि अनुसंधान पर जोर देना। ये जो एग्रीकल्चरल रिसर्च रहा है हरित क्रांति में, यहां पर मुख्य रूप से 2 फसलों या 2 क्रॉप्स पर सर्वाधिक फोकस किया गया था। ये जो 2 क्रॉप्स कौन कौन से थे? पहले क्रम पर था गेहूं, ठीक है, और गेहूं के बाद आप कह सकते हैं चावल या धान, ठीक है, चावल या धान। तो पहले क्रम पर गेहूं और दूसरे क्रम पर चावल या धान, तो इस पर मुख्य रूप से रिसर्च किया गया। एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। हाई यील्ड वेराइटी क्या होता है, इसको आप लोग देखो, ठीक है। हाई यील्ड वेराइटी क्या होता है, इस पर हम लोग सबसे पहले बात करना चाहते हैं आपसे। हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी, इसी को हम उन्नत बीज भी कह रहे हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उन्नत बीज कह रहे हैं। उन्नत बीजों में 2 श्रेणियों में हम इसे समझकर चलेंगे। पहले क्रम पर हम गेहूं को लेकर के चलते हैं, ठीक है, व्हीट। गेहूं 1966 से लेकर के वर्तमान तक ऐसे कौन कौन से हाई यील्डिंग वेराइटी हमारे पास उपलब्ध रहे हैं जो कि अधिक पैदावार दे रहे हैं, साथ ही साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ ही साथ इसमें बीमारियां भी कम हो रही हैं, बीमारियों के प्रकोप से भी बचा जा रहा है। ऐसे हाई यील्डिंग वेराइटी से संबंधित गेहूं के किस्मों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है, जैसे लरमा रोजा, ठीक है, लरमा रोजा, दूसरा लरमा रोजा क्लास ए, लरमा रोजा, दूसरा लरमा रोजा क्लास ए। इसमें स्पेशली आप कह सकते हैं लरमा रोजा 64 क्लास ए, इसका फुल फॉर्म, इसका या फुल नेम आप कह सकते हो, है ना। इसी प्रकार से लरमा रोजा क्या था पहले? 64, उसके बाद 64A। तीसरे क्रम पर आप ध्यान में रखेंगे पेनजामो, पेनजामो, पेनजामो एक किस्म रहा है, पेनजामो 620, पेनजामो 620। चौथे क्रम पर है पिटिक 62, पिटिक 62, पिटिक 62 के बाद है गेंस, पिटिक 62 के बाद है गेंस, गेंस के बाद है सिएट सेरोस, सिएट सेरोस, सिएट सेरोस, सिएट सेरोस के बाद है सुपर एक्स, सुपर एक्स, सुपर एक्स के बाद ध्यान में रखना कल्याण सोना, कल्याण सोना, कल्याण सोना के बाद है सोनालिका, सोनालिका का जो ट्रैक्टर आया है ना, इसके नाम से बहुत ही पॉपुलर जो है हाई यील्ड वेराइटी है गेहूं का, सोनालिका, ठीक है। कल्याण सोना और सोनालिका, सुपर एक्स, लरमा रोजा 64, लरमा रोजा 64 सब क्लॉज ए, पेनजामो 620, पिटिक 62, गेंस, सीट सेरोस और सुपर एक्स, कल्याण सोना और सोनालिका। इस प्रकार का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सभी के सभी गेहूं के ही वेराइटीज हैं, सब के सब क्या हैं? गेहूं के वेराइटीज हैं। ये जो है 1980 तक, 1966 से 1980 तक ये प्रमुख विकसित किस्म की बीजें थी। इसके बाद 1980 से सन 2000 तक कुछ अन्य किस्मों पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि PBW 343, PBW 343, PBW
343, 502, इसके बाद है PBW 1105, उसके बाद है WH, इसको आप PBW 550 लिख लो, 550, WH 1105, WH 1105, इसके बाद है HD सीरीज में कौन कौन से हैं देखिए। HD सीरीज में एक है आपका 187, उसके बाद HD 3086, और उसके बाद है HD, ये अलग से नाम स्पेशली लिखना है इसको, 3226। 3226 इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रोग प्रतिरोधी बीज था और सबसे उन्नत बीज था 1980 से लेकर 2000 के दशक में। हम HD 3226 को सबसे अच्छा किस्म और बीमारी से रहित किस्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और प्रमुख किस्मों के नाम आप ध्यान में रखना, कौन कौन सी किस्म है। इसे हम कहते हैं 8759 और 1605, इसे हम कहते हैं पूसा तेजस, और हम इसे कहते हैं पूषा उजाला, ठीक है, इसका अलग से नाम है, ठीक है। हाई HI 8759, इसे हम पूजा तेजस के नाम से जानते हैं। HI 1605, इसे पूजा उजाला के नाम से जाना जाता है। 2005 से लेकर वर्तमान तक कुछ अन्य वेराइटीज पर भी काम किया गया है, जैसे कि 2967, HD 2967 कहीं पर दिख रहा है क्या? HD 2967, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? HD 2967 भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली गेहूं की किस्म है। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली गेहूं की किस्म क्या है? 2967 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत से वेराइटीज का उत्पादन जो है किया गया, जिसमें गेहूं में यहाँ अगर 3226 की बात करें तो 3226 जो है सबसे लोकप्रिय था। ये जो है डिजीज इसमें बहुत कम लगते थे, इसमें एक गेरुई रोग करके होता था, तो गेरुई रोग इससे नहीं होता था 3226 से। तो इस प्रकार से 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये जो है उत्पादन देता था HD 3226। सबसे नवीन और सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बोया जाने वाला भारत में HD 2967। तो ये कुछ प्रमुख फसलें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या देखा? गेहूं के प्रमुख HY भी देखा, हाई यील्ड वेराइटी जो बीज है, इसको समझने का प्रयास किया। इसके बाद देखिए राइस से संबंधित कौन कौन से हैं, चावल से संबंधित कौन कौन से किस्म है, इसको भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। 1966 से लेकर के 1980 तक और सन 2000 तक कौन कौन से प्रमुख किस्म रहे हैं, इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, IR8 को चमत्कारी चावल कहा गया है, ठीक है, इसको चमत्कारी चावल कहा जाता था IR8 को। इसके बाद IR36 आप सुने होंगे, IR36 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इसका उपज होता है IR36 का। IR8 जो है चमत्कारी चावल था। फिर IR36, इसके बाद आया IR64, ठीक है, IR64। इसके बाद है जय एक किस्म था। जय के अलावा सोना भी एक किस्म था। छत्तीसगढ़ में भी एक किस्म बोया जाता है 1010, 1010 बोलते हैं, ठीक है। तो 1010 भी एक बढ़िया वेराइटी है, बढ़िया हाइब्रिड सीड है चावल से संबंधित। इसके बाद जो आप लोग स्वर्णा बोलते हो, स्वर्णा चावल बोलते हो, उसका नाम वास्तव में क्या है? MTU 7029, MTU 7029। ये स्वर्णा जो चावल होता है, स्वर्णा धान, उसका ये
नाम है 7029। इसी प्रकार से एक और नाम लिखवा, पूसा बासमती। पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 को सबसे लोकप्रिय बासमती चावल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए IR8 3664, इसके बाद आया IR72, IR72, फिर पूसा 1121, पूसा 1121 बासमती चावल का सबसे लोकप्रिय किस्म माना जाता है। बासमती चावल का सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सा किस्म है? पूसा 1121। ठीक, इसके बाद कुछ और भी धान रहे हैं, जैसे कि DRR, यहां पर DRR, DRR धान, इसको हम ऐसा बोलते हैं, DRR धान बोलते हैं ना, DRR धान। तो DRR धान में दो वेराइटी है, एक तो 44, DRR 44 और DRR 50, ये दो प्रमुख वेराइटी है। ठीक है, खारे पानी के लिए एक उपयुक्त चावल था जिसको हम CSR 36 के नाम से जानते हैं। ये जो है खारे पानी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। बासमती का एक नवीनतम वेराइटी ढूंढा गया, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1718, ये जो है सबसे नवीनतम और ज्यादा उत्पादन वाला, आप कह सकते हो इसको, चावल रहा है। ठीक, तो हमने देखा कि IR8, IR36, IR64, IR72, पूसा 1121, DRR धान 44, DRR धान 50, CSR, ये जो है खारे पानी क्षेत्र में बढ़िया चावल का उत्पादन होता है, CSR 36 का। सबसे लोकप्रिय पूसा बासमती 1718 है ना। इसी प्रकार से स्वर्णा MTU 7029, पूसा बासमती 1 1010, सोना जया IR 64, 36 और 8, ये जो है चावल के प्रमुख लोकप्रिय नाम है। ये जो है चावल के प्रमुख लोकप्रिय नाम है। छत्तीसगढ़ में इसमें IR 64, IR 36, IR 36 1080, MTU 1080, ये सभी जो धान हैं छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ किस्म को भी आपको ध्यान में रखना है कि हाई यील्ड वेराइटी के अंतर्गत गेहूं और चावल में छत्तीसगढ़ ने किन किन प्रमुख हाई यील्ड वेराइटी को प्रमोट किया। छत्तीसगढ़ के अलावा भारत में हमने किस तरह से हाई यील्ड वेराइटी के माध्यम से अधिक उत्पादकता जो है प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये तो मूल रूप से हुआ हरित क्रांति के दौरान HYV के संबंध में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है आपका, वह है केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरक को आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। रासायनिक उर्वरक क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। जब 1966 में जब लोकप्रिय था, तो 1966 में 1966 में एक अनुपात था 10:10:10 का, इसे हम NPK कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का एक निश्चित अनुपात 10:10:10 में आप इसको यूज कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में। 1966 में बहुत ज्यादा प्रचलित था। इसके बाद 1966 से 80 के दौरान, 1966 से 1980 के दौरान हम लोगों ने कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से थे, इसको ध्यान में रखिएगा। उच्च नाइट्रोजन युक्त यूरिया, यूरिया, यूरिया इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये उच्च नाइट्रोजन युक्त होता है यूरिया। ठीक है,
यूरिया के बाद दूसरे क्रम पर ध्यान में रखना है आपको डाई अमोनियम फास्फेट, हम इसे शॉर्टकट में डीएपी बोलते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट कहा जाता है। तो डाई अमोनियम फास्फेट इसे हम डीएपी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा है एमओपी, एमओपी इसे हम कहते हैं म्यूरिएट ऑफ पोटास, म्यूरिएट ऑफ पोटास, म्यूरिएट ऑफ पोटास। म्यूरिएट ऑफ पोटास के अलावा है सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट क्या है भाई, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। तो सिंगल सुपर फास्फेट एक फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने अभी बात किया एनपीके का, तो एनपीके को 10:10:10 में हम जो है समान संतुलित पोषण देने के लिए इसका उपयोग करते थे। ये मूल रूप से 1966 से 1980 के दशक में इन रासायनिक उर्वरकों का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए रासायनिक उर्वरक से तो हम उत्पादकता अधिक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमस जो है क्षरण हो रहा है, भूमि की उत्पादकता क्षमता कम हो रही है, यानी कि जो फसल चक्र है या पर्यावरण संतुलन है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रहा है ना। तो धीरे धीरे इसको हम सुधार करेंगे। फिर 1980 से लेकर के सन 2000 तक हम कुछ अन्य उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम इसको आप कहेंगे 10H2O, ये है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं फसल में। तो धीमी गति से घुलने वाला नाइट्रोजन उर्वरक, एक ही बार बहुत सारा जो है नाइट्रोजन घुल जाता था तो हमारे फसल के लिए वह जो है डेंजर होता था, इस नाम से हम CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हमने अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया, इसके बाद हमने अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया। अमोनियम सल्फेट के पश्चात हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं, अमोनियम सल्फेट के बाद जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं। फिर पोटेशियम सल्फेट का हम प्रयोग कर रहे हैं, SOP हम कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम बायो फर्टिलाइजर्स की ओर आएंगे, बायो फर्टिलाइजर्स। भाई बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया युक्त उर्वरक होते हैं। इसमें कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है, जैसे राइजोबियम, राइजोबियम ये बायो फर्टिलाइजर है। इसके अलावा एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर 2022-23 में इसका काफी नाम चर्चित रहा है बायो फर्टिलाइजर्स का। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया युक्त, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया युक्त ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं जो कि फसल के पैदावार को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स में प्रमुख नाम रहा है राइजोबियम का और एजेटोबैक्टर का, क्लियर है। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद हमने कुछ अन्य एक्सपेरिमेंट करना प्रारंभ किया। सन 2000 के बाद हमने नैनो यूरिया का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, नैनो यूरिया का, हम नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। नैनो यूरिया को
1921 में इफ्को कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, पारंपरिक यूरिया का एक प्रकार से कैसे यूटिलाइज कर सके हैं और कैसे बेटर ढंग से इसको यूटिलाइज कर सके, इसके लिए इफ्को कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया था नैनो यूरिया को। नैनो यूरिया के अलावा स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, स्लो गति से नाइट्रोजन को हम कैसे जो है रिलीज कर सकते हैं ताकि एक ही बार नाइट्रोजन न घुले, धीरे धीरे नाइट्रोजन को छोड़ने वाले उर्वरक हैं ये। इसके बाद एक नाम आता है SCU का, इसे हम कहते हैं सल्फर कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया। तो सल्फर कोटेड यूरिया भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन के साथ सल्फर का संतुलन बनाए रखने में ये योगदान देता है। इसके बाद हम फास्फोजिस्पम का उपयोग करते हैं, फास्फोजिप्सम का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा हम फिर अभी बायो फर्टिलाइजर में और भी शोध कर रहे हैं, और बायो फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया युक्त उर्वरक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नैनो DAP भी आ गया है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में नैनो DAP का उपयोग कर रहे हैं। ग्रीन यूरिया का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ग्रीन यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। ग्रीन यूरिया में एक जैविक यूरिया है, पर्यावरण के अनुकूल होता है ग्रीन यूरिया। इसके अलावा हम लिक्विड नैनो यूरिया का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिए हैं, लिक्विड नैनो यूरिया का उपयोग करना प्रारंभ कर दिए हैं। ठीक है, उर्वरक के उपयोग में सरकार के बहुत सारे पहल भी रहे हैं, जैसे नीम कोटेड यूरिया का गवर्नमेंट उपयोग कर रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर के आती है, और नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट नए नए स्कीम को लाने का प्रयास करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हमने दो प्रमुख सेक्टर आपसे डिस्कस किया था, एक तो हमने हाई यील्ड वेराइटीज में गेहूं और चावल के हाई यील्ड वेराइटीज पर बात किया, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स रासायनिक उर्वरक पर बात किया, और रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं ये आपको रटना नहीं है, आपके दिमाग में रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए कौन कौन से हाई यील्ड वेराइटीज थे, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसका एक अच्छा नोट्स हम कैसे प्राप्त करें, तो उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। हम आगे जो क्लास है इससे संबंधित इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट को और देख लेते हैं, फिर इसका नोट्स वगैरह आप कैसे प्राप्त करेंगे उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि 4 मैसेज आपका यही रहता है कि इसका नोट्स हम कैसे प्राप्त करें, किताब हमें कहां से मिले, तो उस पर मैं बात करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित एक अन्य घटक जिसको हम इरिगेशन सिस्टम या इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है इसको समझने का प्रयास करना है हमें। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, इरिगेशन जो है सिस्टम क्या है, इसको हमको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, देखिए जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम के बिना तो भाई आप सिंचाई तंत्र को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते, है ना। तो भारत में जो सिंचाई तंत्र है, भारत में सिंचाई तंत्र है, उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो अभी वर्तमान में 2023-24 के कंडीशन में पहले 13.28 लाख हेक्टेयर भूमि थी जब सन 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना,
अभी 2023 के कंडीशन में हम देखें तो ये बढ़ करके कितना हो गया है, लगभग 21.52 लाख हेक्टेयर। सिंचाई तंत्र में हमने इतना प्रोग्रेस किया, 2023 के आते आते हमने सिंचाई तंत्र में 21.52 लाख हेक्टेयर का वृद्धि दर्ज किया है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वह क्या है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो इरिगेशन सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है। तो छत्तीसगढ़ में जो इरिगेशन सिस्टम है उसका क्रम क्या है। सबसे पहला है नहर, केनाल से सिंचाई होता है। नहर के बाद आप जो है तालाबों से सिंचाई करते हैं, तालाब से, और तालाब के पश्चात आप सिंचाई करते हैं कुआं से, और कुआं के पश्चात फिर हम सिंचाई करते हैं नलकूप से। तो ये एक क्रम है, ठीक है, इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्रम पर आएगा नहर, नहर के बाद तालाब, तालाब के बाद कुआं, और कुआं के बाद लास्ट में नलकूप। छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था कुछ इसी प्रकार से होती है, इसको ध्यान में रखना आप। लगभग नहर से हम 56.06% सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हैं। वहीं तालाब की बात करें तो तालाब जो है 1.53% तालाब से हो रहा है, ठीक है। वहीं 0.73% कुओं से, और 41.67% जो है नलकूप से सिंचाई हो रही है। अगर आप परसेंट को ध्यान में रखेंगे तो परसेंट में सबसे पहले नहर आएगा, फिर नलकूप आएगा, उसके बाद तालाब, फिर कुआं। लेकिन अगर क्रम को ध्यान में रखेंगे तो सबसे ज्यादा नहर से, फिर तालाब से, फिर कुआं पर डिपेंडेंसी है, उसके बाद फिर नलकूप पर डिपेंडेंसी है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है, नहर से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह जांजगीर चांपा में सर्वाधिक है। जांजगीर चांपा में सर्वाधिक है। जांजगीर चांपा के अलावा आप रायपुर जा सकते हैं, रायपुर के अलावा आप धमतरी को ले सकते हैं, धमतरी के अलावा आप बिलासपुर क्षेत्र को भी ले सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक रूप से आप क्या बोलोगे, जांजगीर चांपा। सर्वाधिक रूप से आपका क्या है, जांजगीर चांपा है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहर से जो सिंचाई है, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, इन जिलों में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। लेकिन सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर हो रही है, हसदेव बांगो परियोजना के माध्यम से जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है। तालाब की अगर हम बात करें तो तालाब में मुख्य रूप से जो सिंचाई है वह जसपुर जिला में, नॉर्थ में हम जसपुर चले जाते हैं, जसपुर जिला, और साउथ में हम चले जाते हैं बस्तर डिवीजन, बस्तर डिवीजन, बस्तर संभाग के कुछ क्षेत्र जहां पर हम तालाब के माध्यम से, जैसे कि जगदलपुर एरिया ही आप देख लो, तो जसपुर में और बस्तर डिवीजन में हम तालाबों से सिंचाई पर निर्भर मुख्य रूप से रहते हैं। कुओं की बात करें तो कुओं से सर्वाधिक जो सिंचाई है दंडकारण्य क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र मतलब वही बस्तर क्षेत्र हो गया, या आप दंतेवाड़ा ले सकते हैं। तो दंतेवाड़ा में कुएं पर हम निर्भर रहते हैं, कुओं से हम सिंचाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। नलकूप के माध्यम से अगर हम सिंचाई तंत्र की बात करें तो रायगढ़ जिले में सर्वाधिक सिंचाई पूरे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन रायगढ़ जिला सर्वप्रथम है। रायगढ़ जिला सबसे सर्वाधिक सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर है। कौन सा सिंचाई व्यवस्था, नलकूप पर। तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई हमारा कहां पर हो रहा है, रायगढ़ में हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। छत्तीसगढ़ के संबंध में हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को,
तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जो 2023 के कंडीशन में 2023-24 के कंडीशन में 21.52 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसमें छत्तीसगढ़ में नहर, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर नलकूप से सिंचाई होती है। नहरों से लगभग 56.06% सिंचाई जांजगीर चांपा सबसे अव्वल नंबर पर है, फिर रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और दुर्ग का नाम आता है। वहीं अगर तालाब की बात करें 1.53%, जसपुर सबसे नंबर 1 पर है, फिर बस्तर डिवीजन का नाम आता है। कुओं की बात करें तो दंडकारण्य, दंतेवाड़ा क्षेत्र में 0.73% कुओं से सिंचाई होती है। सेकेंड नंबर पे जो सिंचाई पर डिपेंडेंसी है वह है नलकूप, बोरवेल्स वगैरह, है ना। 41.67% जो है, इसमें सर्वाधिक रूप से रायगढ़ जिला इसका लाभ उठा रहा है। तो जो इरिगेशन सिस्टम है इसका हमने इंट्रोडक्शन आपके साथ जो है शेयर किया। छत्तीसगढ़ में रुद्री बैराज या रुद्री पिकअप वियर आप कह सकते हो। इसके अलावा मुरुम सिल्ली या मॉडम सिल्ली का नाम आता है, दुधवा जलाशय, गंगरेल बांध, और गंगरेल बांध के अलावा महानदी कॉम्प्लेक्स, हसदेव बांगो बांध या मिनी माता परियोजना जिसको कहते हैं, पैरी परियोजना है, केलो परियोजना या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जानते हैं, कोडार या वीर नारायण सिंह परियोजना, और जोंक परियोजना, खारंग परियोजना, खुड़िया बांध या खारंग जलाशय या राजीव गांधी परियोजना। ये जो प्रमुख परियोजना है, भैंसाझार परियोजना, खूटा घाट जलाशय, तांदुला परियोजना और बोध घाट परियोजना, ये जो परियोजनाएं हैं ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ को सिंचित करने का प्रयास करती है, छत्तीसगढ़ में इरिगेशन सिस्टम को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है। अगर मैं इंडिया लेवल पर बात करूं तो 1966 से 1980 में इरिगेशन सिस्टम में कौन कौन से सुधार हमको देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इरिगेशन सिस्टम में 1966 से लेकर के 1980 तक कौन कौन से प्रमुख इरिगेशन सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, इसको कुछ पॉइंट आपको माइंड में याद में रखना है। जो मैंने छत्तीसगढ़ के संबंध में बताया हो तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संबंध में आपको याद रखना ही है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को सिंचित करती है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है भाई, सतलज नदी पर इसको बनाया गया। भारत की सबसे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना क्या है, भाखड़ा नागल बांध है। इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब से राजस्थान तक सिंचाई तंत्र को व्यवस्थित करती है। हरित क्रांति के तहत राजस्थान को हरियाली लाने में महत्वपूर्ण प्रयास इंदिरा गांधी नहर परियोजना का रहा है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर माना जाता है, सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर, और ये भाखड़ा नागल बांध जो है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, सबसे बड़ी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ठीक है। सबसे बड़ी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि मूल रूप से पंजाब से राजस्थान तक ये कवर करती है। इसके बाद आपने सुना होगा महानदी पर उड़ीसा में बना हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ये सबसे लंबा बांध माना जाता है, सबसे लंबा बांध कहां है अगर पूछा जाए तो हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में महानदी पर। इसके अलावा है चौथे क्रम पर दामोदर घाटी नदी परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना। ये जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है, दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को ये कवर करती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना,
तुंगभद्रा नदी पर है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा परियोजना के माध्यम से इसको जाना जाता है, तुंगभद्रा नदी पर। इसके अलावा 1980 से सन 2000 के बीच में भी कुछ प्रोजेक्ट लाए गए। ये प्रोजेक्ट कौन कौन से थे देखिए, ये प्रोजेक्ट कौन कौन से थे मुख्य रूप से। इन प्रोजेक्ट में नाम आता है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। देखो, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना था केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। इसके बाद देखिए, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को ये कवर कर रही है मूल रूप से। ये पोलावरम स्पेशली आंध्र प्रदेश के है, पोलावरम स्पेशली ये जो है आंध्र प्रदेश के लिए है, आंध्र प्रदेश के लिए। इसके बाद है तेलंगाना में स्पेशली कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये कहां पर है भाई? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है तेलंगाना में, तेलंगाना। अच्छा, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना के अलावा भी और नाम याद रखना है, प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, प्रताप सागर परियोजना कहां पर है? चंबल नदी पर है। और कुछ याद आ रहा है क्या आपको इसके अलावा? इसके अलावा है आपका सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है, ठीक है, और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के नाम से हम सरदार सरोवर परियोजना को जानते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कवर करता है सरदार सरोवर परियोजना। इसके अलावा है रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। आजकल वर्तमान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लाया गया है, जल शक्ति अभियान 2019 में लाया गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक योजना है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक प्रकार का योजना है, परियोजना नहीं है, योजना है। तो इस योजना को 2015 में लाया गया था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक ड्रॉप से आप ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई योजना लाएंगे, नदी जोड़ो परियोजना लाएंगे, दो नदियों को आपस में जोड़ करके हम स्मार्ट सिंचाई, स्मार्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लाएंगे। इस प्रकार का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता रहा है और इसके माध्यम से हम नदी जोड़ो परियोजना हो गया और बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, जल शक्ति अभियान 2019, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, इन सभी के माध्यम से हम अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में बेहतर ला सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी योजना के नाम से इसको जाना गया। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हर खेत में पानी योजना। तो ये इरिगेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का प्रयास किया ताकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधर सके, अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ सके। हम जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम बाहर से जो आयात कर रहे हैं खाने पीने की वस्तु, हमारे देश में ही उत्पादन हो, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, बल्कि मंगाए नहीं। ठीक बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हमने दो प्रमुख बातों पर डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी तक हमने बात किया आपसे कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य घटक में उन्नत बीज पर हमने बात किया, गेहूं और चावल का। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर पर बात किया और इरिगेशन सिस्टम पर बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्रो मैकेनाइजेशन, कृषि यंत्रीकरण क्या है, एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या है, कृषि अनुसंधान क्या है। कृषि अनुसंधान केंद्र भारत में मेजर अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से अनुसंधान केंद्र है और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी
और वो वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण में कौन कौन से प्रमुख मैकेनिज्म का उपयोग कृषि यंत्रीकरण के रूप में वर्तमान में किया जा रहा है, 1966 में क्या उपयोग किया गया था, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पास्ट टू प्रेजेंट हम चल रहे हैं और सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको ये क्लास कवर कराएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम जो है इसका नोट्स कैसे प्राप्त करें। ठीक है, नोट्स के विषय में बार बार प्रश्न उठता है। तो एक तो आपका बुक ये जो बुक था आप सब देख लीजिए, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह था, इसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि प्रश्न आपके कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति क्या है, इस प्रकृति के विषय में पूछा गया है प्रैक्टिस सेट के साथ। बाकी ये सारांश है, सारांश ग्रामीण विकास आजीविका और पंचायती राज का एकदम सारांश इसमें दिया गया है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट किताब हमारा आ रहा है फरवरी के लास्ट में, तो उसमें केवल ग्रामीण विकास और आजीविका का होगा, लगभग 250 पेज का है। और जिस वे में जिस स्तर से हम अभी ये क्लास जा रहा है उसी स्तर से बहुत ही डिटेल में हम ग्रामीण विकास और आजीविका को लेटेस्ट डाटा के साथ कवर कर रहे हैं। ये आपको किताब कहाँ मिलेगा, तो ये किताब तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप कोर्स में भी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स में ये किताब तो फ्री ही मिलता है हमारा। ठीक है, हम YouTube में केवल जो वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के लिए केवल एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसके अलावा किताब और कोर्स अगर आपको चाहिए तो क्वेस्ट क्वेरा का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसमें आप क्वेस्ट क्वेरा के एप्लीकेशन में एडीओ कैप्सूल कोर्स है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला किताब है ये आपको जो है पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो दूसरा किताब है वह किसको मिलेगा, जो डिटेल थ्योरी वाला है, वो पहली बात तो अभी मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। दूसरा किताब दो लोगों के लिए है, सबसे पहला तो टीचरों के लिए है। ठीक है, सबसे पहला टीचर के लिए है और दूसरा विद्यार्थियों के लिए है। ठीक, तो टीचरों के लिए क्यों है, कैसे है, जिस दिन किताब लॉन्च होगा हम बताएंगे। ठीक है, और दूसरी बात स्टूडेंट कैसे प्राप्त करेंगे, जो कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, ऑनलाइन हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं क्वेस्ट क्वेरा के एप्लीकेशन पर, तो उनके लिए हम वह किताब स्पेशली प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसका 1 रुपए पर पेज के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, 2 रुपए 3 रुपए लगता है, लेकिन 1 रुपए पर पेज के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। तो आप अलग से उसको परचेज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाला जाएगा, जो जो किताब चाहते हैं उनको मिलेगा। हर किसी को किताब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस किताब को जो सेकेंड नंबर का किताब आएगा, हर एक पेज अभी कॉपीराइट हो रहा है, कोई भी उस किताब को फोटोकॉपी नहीं करा पाएंगे। जो कोर्स में एनरोल रहेंगे उनको ही किताब उपलब्ध होगा। हर जगह मार्केट में कहीं भी जाओ और किसी बुक डिपो में चले जाइए और वहां पर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल जो कोर्स में एनरोल रहेंगे केवल वही प्राथमिकता प्राप्त करेंगे किताब को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अभी कोर्स में एनरोल हो जाइए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर जो है कोर्स का मूल्य भी बढ़ जाएगा, तो इस नाम से कोर्स में एनरोल हो जाइए। सारे आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण, ये वाला जो इंडिया का आर्थिक सर्वेक्षण है और ये किताब है, ये दोनों किताब फ्री में कोर्स के साथ अवेलेबल है। बाकी जो दूसरी किताब है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा फरवरी के लास्ट में कि भाई किताब बन गई है, जो जो प्राप्त करना चाहते हैं किताब आप बता दीजिए, आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कैसे पढ़ना है, पढ़ना कैसे है और कैसे तैयारी करना है एडीओ का, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे। कुछ और भी क्लासेस हम छोटा छोटा यूनिट क्लासेस डेमो के रूप में आपके लिए आयोजित करेंगे। कंप्लीट क्लास के लिए आप यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन पर जाकर के कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज सब का एक साथ लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।